इधर बैठ जाओ, ये आगे जगह पड़ी, यहाँ पे बैठ जाओ। पड़ी है जगह खाली, बुला रहा हूँ मैं तो। यहाँ आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ। आप सहजप्रीत, आप चेयर थोड़ी थोड़ी इधर कर लो, थोड़ी चेयर इधर करो। आगे पड़ी है चेयर, ये किसकी है? यहाँ कोई बैठेगा क्या आगे? अपने पिछली क्लास में लास्ट वाद्य यंत्र पढ़ा था शंख। शंख पढ़ना है क्या? शंख में लिखिए, शंख किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, सुशिरवाद्य यंत्र है, अवनद्ध वाद्य यंत्र है? कैसा है? सुशिरवाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम मंदिर व युद्ध में प्रयोग। मंदिर व युद्ध में प्रयोग किया जाता है शंख का। शंख के बाद हम पढ़ते हैं, आगे लिखिए आप, शहनाई। शंख के बाद में लिखेंगे हम शहनाई। शहनाई की अगर अपने बात करें, इसे नफीरी के नाम से भी जानते हैं। शहनाई को नफीरी के नाम से भी जाना जाता है, एक तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे इसमें कि सुशिर वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे अच्छा या सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो शहनाई है। तो एक बात हम इसमें नोट करेंगे, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ 8 छिद्र होते हैं। शहनाई में कितने छिद्र होते हैं? 8 छिद्र होते हैं। देखने में चिलम के समान होती है। चिलम देखिए आप लोगों ने? ठीक है, तो चिलम के समान, चिलम के समान, चिलम के समान होती है। नगाड़े के साथ प्रमुख रूप से बजाया जाता है। तो लिखिए नगाड़े के साथ प्रयोग, नगाड़े के साथ प्रयोग शीशम व सागवान की लकड़ी की बनी होती है। शीशम व सागवान की लकड़ी से निर्मित प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार है बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां।
नोट कर लिया सभी ने? एक आपको जो ब्रेक होता है ना वो 15 मिनट का ही होता है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो। आप उस 15 को 25 बना देते हो आप लोग धीरे धीरे करके। 15 मिनट का ही ब्रेक होता है। अब अगर वो 12 बजे हुआ है तो 12:15 तक है, 11:55 पे हुआ है तो 12:10 तक है। ये कोई नियम नहीं है कि अपने 12:20 पे क्लास शुरू करेंगे। अपने 15 ही मिनट का ब्रेक है, ध्यान रखा करो। जब छुट्टी हो जाए तो 15 मिनट के बाद में आकर के क्लास में इसी प्रकार से बैठ जाया करो। अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं इसके बाद। ज्यूज हॉर्प। अगला वाद्य यंत्र है ज्यूज हॉर्प, जिसे मोरचंग भी बोलते हैं अपने। मोरचंग या इसे कहा जाता है ज्यूज हॉर्प। इसमें लिखते हैं सबसे पहले कि एक नंबर बात तो ये लोहे का बना होता है। इस धातु का बना होता है, लोहे से बना होता है। दूसरी बात, इसे होठों के बीच में रख करके बजाया जाता है, लेकिन इसमें फूंक नहीं मारी जाती। एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है, ये होठों के बीच में रख करके भी बजाया जाता है और फूंक भी इसके अंदर नहीं मारी जाती। तो लिखेंगे लोहे से निर्मित, लोहे से निर्मित ऐसा वाद्य यंत्र, ऐसा वाद्य यंत्र जो होठों में या होठों के बीच, होठों के बीच रख कर बजाया जाता है, लेकिन फूंक नहीं मारी जाती, फूंक नहीं मारी जाती। सुशिर वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र। अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं बांकिया। अगला वाद्य यंत्र है बांकिया। एक वो कहावत नहीं सुनी आपने 1857 की क्रांति के समय की, कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, मेक मोशन को सिर काट आहुआ के किले माथे टांकियो। नहीं सुनी? टांकियो या टांगियो अपनी भाषा के अंदर टांगना बोल देते हैं। वो अपनी मारवाड़ी भाषा है तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो बांकिया है, ये भी युद्ध के समय बजाया जाता है, इसका मतलब ये है ना। ढोल भी बज रहा है, चंग भी बज रहा है, बांकिया भी बज रहा है, युद्ध जीत चुके हैं, इसका मतलब है खुशी का माहौल है। तो बांकिया में लिखेंगे, लिखे पीतल से निर्मित बिगुल के समान, पीतल से निर्मित बिगुल के समान। बिगुल देखिए आप लोगों ने,
अपने बोलते हैं कि युद्ध का बिगुल बज चुका है। रामायण महाभारत नहीं देखी? जब रावण की सेना महलों से बाहर निकलती थी तब क्या बजते थे? बिगुल बजते थे। तो बांकिया किससे निर्मित होता है? पीतल से बना होता है। और देखने में कैसा होता है? बिगुल जैसा होता है। फोटो आपको बांकिया की पीडीएफ के अंदर देख ली होगी आपने, या घर पे जाके आप देख लेना बांकिया कैसा होता है। अगली बात लिखते हैं इसमें कि सरगड़ा व ढोली जाति के लोगों द्वारा। पीडीएफ का पता है क्या आप लोगों को? किस किस को नहीं पता? अधिगम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर एक पीडीएफ डाली हुई है वाद्य यंत्रों की। उसमें सारे वाद्य यंत्रों की फोटो है लगभग। तो फोटो देख लेना भी कौन सा वाद्य यंत्र कैसा होता है। ठीक है। सरगड़ा व ढोली जाति के द्वारा, सरगड़ा व ढोली जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। सरगड़ा व ढोली जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला लिखिए मशक। अगला वाद्य यंत्र है मशक। मशक की अपने बात करें तो पुंगी की तरह होता है देखने में। कैसा होता है? पुंगी की तरह। भैरू जी के भोपों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। पुंगी की तरह होता है। भैरू जी के भोपों द्वारा, भैरू जी के भोपों द्वारा काख में दबाकर, काख में दबाकर बजाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। भैरू जी के भोपों के द्वारा। और ज्यादातर ये पूर्वी राजस्थान के अंदर प्रयोग होता है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग। मुझे ऐसे बताओ आप, भैरू जी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? मुख्य मंदिर भैरू जी का, बड़ा मंदिर। भैरू जी का मंदिर है रिंगस में। रिंगस कहाँ है? रिंगस सीकर में है मेरे हिसाब से। जयपुर जाते हैं तो रास्ते में आता है रिंगस। रिंगस के बाद में तो जयपुर ही आता है फिर। तो रिंगस के अंदर भैरू जी का मंदिर बना हुआ है। अगला लिखते हैं, अगला वाद्य यंत्र लिखिए आप नागफणी। लिखो नागफणी में लिखिए आप, लिखिए यह पीतल की सर्पाकार आकृति में बनी होती है। यह पीतल की सर्पाकार आकृति में, सर्पाकार आकृति में बनी होती है। टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये पीतल की बनी होती है और फूंक मारने पर ये बजती है। ये हमें ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं अगला वाद्य यंत्र कर्णा। कर्णा, कर्णा की अगर बात करें तो 7-8 फीट लंबा होता है और इस प्रकार से होता है। ये मान लो इस प्रकार से खूब लंबा होता है, फूंक मारने पर ये बजता है। तो लिखेंगे 7-8 फीट लंबा होता है।
हाँ, 7-8 फुट लंबा होता है, फीट लंबा होता है। 7-8 फीट लंबा होता है। दूसरी बात लिखेंगे, पाली क्षेत्र के मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? पाली क्षेत्र में। पाली क्षेत्र के मंदिरों में प्रयोग। और पित्तल की चादर से बना होता है। पित्तल की चादर से निर्मित होता है, ज्यादा भार नहीं होता, ठीक ठाक सा ही भार होता है, लेकिन इस वाद्य यंत्र की लंबाई है वो ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपने करना। अगला वाद्य यंत्र लिखिए इसके बाद, नड़। नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र देखने में बांसुरी जैसा होता है, लेकिन 1 मीटर लंबा होता है। लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर लंबाई होती है नड़ की। देखने में कैसा होता है? बांसुरी जैसा होता है। और मुख्य कलाकार है कर्णा भील। 1 मीटर लंबा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र। बांसुरी जैसा, ठीक है। दूसरी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि जो नड़ वाद्य यंत्र है ये केर की लकड़ी से निर्मित होता है। कौन सी लकड़ी से निर्मित होता है? केर की लकड़ी से। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कर्णा भील। प्रसिद्ध कलाकार कर्णा भील। ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो कर्णा भील का नाम है। कर्णा भील का नाम जरूर याद रखना है कि नड़ वाद्य यंत्र बजाने का प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ? कर्णा भील। अगला वाद्य यंत्र है सुरनाई। सुरनाई देखने में तो होती है शहनाई जैसी। कैसी होती है? शहनाई जैसी होती है। इसे गिल्ला करके बजाया जाता है। पानी में भिगो करके बजाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे गिल्ला करके या पानी में भिगो करके बजाया जाता है? तो कौन सा है? सुरनाई। अन्य सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ लेते हैं अब हम। ये नोट कर लिया ना करना बील वाला? कर्णा भील कौन से वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है? नड़ की आकृति कैसी होती है? ऐसा वाद्य यंत्र जो लगभग 6-7 फीट लंबा होता है, करना। और ऐसा वाद्य यंत्र जिसे गिला करके बजाया जाता है, सुरनाई। देखो अन्य सुशिर वाद्य यंत्र, एक तो लिखते हैं रणभेरी। रणभेरी कब बजाई जाती है? युद्ध के समय बजाई जाती है रणभेरी। एक लिखते हैं सिंगी। एक लिखते हैं टोंटो। रणभेरी, सिंगी, टोंटो, और एक हम इसके अंदर लिखते हैं सतारा। सतारा। ये सारे के सारे किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ये अपने कंप्लीट हो गए
सुशिरवाद यंत्र। इससे पहले हमने पढ़े थे तत्ववाद यंत्र। तत्ववाद यंत्रों के अंदर क्या होता है, तार होती है, उन तारों को हिलाते हैं तब ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सुशिरवाद यंत्र के अंदर फूंक लगाई जाती है सिर्फ एक वाद यंत्र को छोड़ के। कौन से को, कौन सा वाद यंत्र है, पेज बदल के देखो, है ना, ऐसे तो याद रहता नहीं आप लोगों के। मोरचंग, मोरचंग का दूसरा नाम ज्यूज फोर। किससे निर्मित होता है, लोहे से निर्मित होता है। विशेषता क्या है, सुशिर वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, बाकी सारे होठों में रखे हो जाते हैं, ध्यान रखना। सुशिर फूंक होठों से निकलती है ना, लेकिन फूंक नहीं मारी जाती इसमें, ये विशेषता है इसकी। अगली विशेषता लिखो, अगली विशेषता क्या, अगले वाद्य यंत्र पढ़ते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र, अवनद्ध कौन से होते हैं, चमड़े के बने होते हैं, तो लिखते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्रों में एक नंबर पे लिखो, सबसे पहले अवनद्ध वाद्य यंत्रों में हम पढ़ते हैं मृदंग। एक नंबर पे लिखे मृदंग। मृदंग, मृदंग की सबसे पहली बात अपने लिखते हैं कि जो मृदंग होता है वो देखने में अपने ढोलक जैसा होता है। कैसा होता है, ढोलक जैसा। ढोलक देखा है आप लोगों ने, कब बजता है ढोलक, कब बजता है, शादियों में। शादियों में भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो ढोल बजता है, ढोलक नहीं बजता। ढोलक और ढोल में अंतर होता है क्या, बिल्कुल होता है। ढोलक और ढोल में क्या होता है, अंतर होता है। चलो लिखते हैं अपने, लिखो ढोलक से मिलता जुलता होता है मृदंग। ढोलक से मिलता जुलता। दूसरी बात लिखते हैं कि कौन लोग इसे प्रयोग करते हैं, तो हम जाति का नाम लिखेंगे, एक तो रावल और एक लिखेंगे राबिया। रावल व राबिया जाति के द्वारा प्रयोग, रावल व राबिया जाति के द्वारा प्रयोग। ये दोनों संगीत जीवी जाति है राजस्थान में। अगली बात लिखते हैं हम मृदंग के बारे में, लिखिए इसका एक मुंह छोटा तथा एक मुंह बड़ा होता है। इसका एक मुंह छोटा तथा एक मुंह बड़ा होता है। और एक बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जैसे ये ढोल अपने मृदंग बना रहे हैं, ये मृदंग है जैसे, ठीक है, ऐसे। तो इसके अंदर क्या है, ये जो इसके अंदर इस प्रकार से क्या लगी होती है, कुछ रस्सियां लगी होती है। इन रस्सियों के अंदर तनाव उत्पन्न करने के लिए इसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, ताकि रस्सियों के अंदर तनाव आ जाए। तनाव आएगा तो आवाज है वो बिल्कुल सही आएगी। तो लिख सकते हैं, एक बात लिखिए इसमें आप, डोटी में तनाव हेतु, डोटी में
तनाव हेतु लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। डोटी जो बचती है उसमें तनाव उत्पन्न करने के लिए, इन पर्दों के अंदर तनाव उत्पन्न करने के लिए जो रस्सी लगी होती है, इन रस्सियों को खींचा जाता है और इसके अंदर क्या लगाई जाती है? लकड़ी लगाई जाती है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगाए जाते हैं। ये हो गया मृदंग। एक होता है मृदंग से मिलता जुलता पखावज। पखावज होता है मृदंग के समान ही होता है, मृदंग के समान। इसमें ज्यादा कोई बात याद नहीं रखनी, इसका एक कलाकार याद रखना है। प्रसिद्ध कलाकार, तो पखावज का प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं पुरुषोत्तम दास। मृदंग के प्रसिद्ध कलाकार पुरुषोत्तम दास। और शहनाई के प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खां। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार राम नारायण। किसके प्रसिद्ध कलाकार है? सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार है। बिल्कुल ये नाम सारे याद करने, ठीक है। पखावज के बाद में हम आगे पढ़ते हैं ढोलक। ढोलक देखो, ढोलक अवनद वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे प्राचीन है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन, अगर हमसे पूछे कि अवनद वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे प्राचीन कौन है, कौन सा वाद्य यंत्र है? ढोलक वाद्य यंत्र सबसे पुराना है, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है ढोलक का, वो संगीत भजन कीर्तन करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई माता जी का कोई भजन गाते हैं घर पे, शहरों के अंदर ज्यादा गाते हैं माता जी के भजन, छोटे छोटे जगराते निकालते, दिन में भी होते हैं, कई बार भजन गाते हैं माताओं के, तो उस समय ढोलक का क्या किया जाता है? ज्यादा उपयोग किया जाता है। मंदिरों में भी उपयोग किया जाता है ढोलक का, ठीक है। भवाई नृत्य के दौरान भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। लिखेंगे भवाई नृत्य के दौरान प्रयोग, भवाई नृत्य के दौरान प्रयोग किया जाता है ढोलक का। अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं ढोल। ढोल के बारे में क्या लिखे? ढोल आप लोगों ने देखा ही है, ढोल में कुछ नहीं लिखते अपने। ढोल के बाद में हम पढ़ते हैं नगाड़ा। नगाड़ा कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, कौन से वाद्य यंत्रों में आता है ढोल। तो देखो नगाड़ा, नगाड़े दो होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। कितने होते हैं नगाड़ा? दो होते हैं, युगल रूप के अंदर होता है ये। एक नर और एक मादा। इनकी जो आकृति होती है, आकृति होती है सुपारी जैसी। आकृति कैसी होती है? सुपारी जैसी आकृति होती है नगाड़े की। और हमें जो इसमें बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि नगाड़े सबसे ज्यादा मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध है। और नगाड़ा जब बनाया जाता है तो नगाड़े के ऊपर जिसे अपने पीट कर जिसे बजाते हैं, वो खाल बहुत मोटी होती है, और खाल होती है भैंसे की।
किसकी खाल होती है? भैंसे की खाल से बनता है। तो दो बात हम लिखते हैं इसमें, लिखिए कि भैंसे के चमड़े से निर्मित होता है, भैंसे के चमड़े से निर्मित, और मेवात क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है ये, मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध। ये हो गया अपने नगाड़ा। अब लिखिए नौबत। बाजे छे नौबत बाजा, गीत सुना है? महाराज डिगीपुरी का राजा। डिगीपुरी का राजा कौन है? कौन है? कल्याण जी। बिल्कुल कल्याण जी है। पुरानी किताबों के अंदर जो चौथी पांचवी की किताबें होती थी उसमें एक पाठ होता था, ये लिखा होता था, बाजे छे नौबत बाजा डिगीपुरी का राजा। पढ़ा था क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं पढ़ा? किसी ने भी नहीं पढ़ा आप में से? वंचित रह गए फिर आप, है ना? पाठ होता था पहले चौथी पता नहीं तीसरी क्लास में, जब हम हिंदी पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीख जाते थे ना, तब ये पाठ होता था। हमें तब का पता है कि डिगीपुरी का राजा कल्याण जी है। डिग्गी है कहाँ? टोंक में। डिग्गी कहाँ है? टोंक में। चलो, ये जो लिखा गया है बाजे छे नौबत बाजा, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? बताओ कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में। छह शब्द का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। नी शब्द का सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ी भाषा में। ध्यान रखना, पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा कि कल्याण जी के बारे में नौबत के, ये भी घूम फिर के पूछ सकता है कि जो ये पंक्ति दे दे और पूछ ले कि कौन सी भाषा के अंदर, कौन सी बोली के अंदर है। तो जहां छह शब्द आ गया सीधा ढूंढाड़ी, नी शब्द आ गया मेवाड़ी। मारवाड़ी तो है ही, अपने पता ही है मारवाड़ी का मतलब। मारवाड़ी भी कई प्रकार की है। तो हम पढ़ते हैं नौबत। नौबत का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मंदिरों में तथा राजा के महलों के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर जब भी राजा के प्रवेश करता था महल में, तब बजाया जाता था नौबत को, और साथ में कह देते थे कि राजा धीराज महाराज फलाने महाराज पधार रहे हैं, है ना? ताकि अंदर वाले उनको सारों को सूचना मिल जाती थी कि महाराजा आ गए। राजा ही नहीं बोलते थे, महाराजा कहते थे। राजा कहने में थोड़ा छोटा लगता था, इसलिए सब क्या लगने लग गए अपने नाम के आगे, महाराजा लगाने लगे। अगली बात अपने नोट करते हैं कि ये होता कैसा है, किस प्रकार से होता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो अवनद वाद्य यंत्र है ना, अवनद वाद्य यंत्रों के अंदर सबसे बड़ा है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा यह 4 फीट गहरी एक कुंडी के समान, कुंडी गहरा होता है ना अंदर से, ऐसे अंदर से क्या है भाग गहरा होता है 4 फीट तक, और ऊपर इस प्रकार से उभरा होता है, उसके ऊपर क्या है चमड़ा लगा होता है, चमड़ा बड़ा होता है, इस प्रकार का होता है। तो लिखेंगे इसमें अपने 4 फीट गहरी, यह 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी पर
चमड़ा मढ़कर, चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी। फिर हम बात कर लेते हैं डमरू की। डमरू किसका वाद्य यंत्र है? एक वो गीत सुना है, डम डम बाज रहा है डमरू। आगे क्या होता है? तो लिखो, शिव जी का वाद्य यंत्र। मदारी लोग भी प्रयोग करते हैं, मदारियों द्वारा प्रयोग। मदारी कौन होते हैं? शिव जी के भगत होते हैं मदारी। तो बंदर बुंदर नचाते हैं, बालू नचाते हैं, बालू नचाते हैं क्या? कौन नचाते हैं? मदारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है डमरू, ये हमें ध्यान रखना है। और डमरू के दोनों ओर चमड़ा मढ़ा होता है, देखा है आप लोगों ने। और डमरू का जो छोटा रूप होता है उसे बोलते हैं डुगडुगी। क्या बोलते हैं? डुगडुगी। तो लिखेंगे डमरू का छोटा रूप, डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है? डुगडुगी। आगे लिखते हैं डेरू। डेरू वाली जागरण सुनी है आप लोगों ने? तो लिखो डेरू। डमरू का बड़ा रूप होता है, डमरू का क्या होता है? बड़ा रूप होता है। डमरू की जो जागरण होती है उसमें डमरू ही डमरू सुनता है, सॉरी डेरू ही डेरू सुनता है। डेरू की जो जागरण होती है, आवाज दूसरी है वो कम आती है। तो डमरू का बड़ा रूप क्या होता है? डेरू होता है। थाली व कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाता है, थाली व कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाता है। अपने क्षेत्र के अंदर डेरू के दो प्रसिद्ध कलाकार है, अपने जिले के, नाम सुना है? रणवीर बलवीर, जोड़ा भाई, मेरे साथ पढ़ते थे है ना। तब भी गाते थे वो, लेकिन तब तैयारी करते थे। उनमें एक का तो सिलेक्शन हो गया शायद बैंक के अंदर, एक जॉब के अंदर है, फिर भी वो जागरण लगाते हैं। जैत सर के पास के रहने वाले। तो देखो डेरू वादक है वो प्रमुख। लिखो डेरू के अंदर और बात लिखते हैं अपने। लिखो डेरू का जो प्रयोग है वो गोका जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, गोगा जी के भक्तों द्वारा प्रयोग। गोगा जी के भक्तों द्वारा प्रयोग। टाइम हो गया पड़ा अभी? हो गया टाइम? क्या टाइम हो गया? 3 मिनट हो गए। चलो अगला वाद्य यंत्र हेडिंग लगा के छोड़ो फिर आप। लिखो अगला वाद्य यंत्र संग। बिल्कुल, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चंग। संघ के बारे में फिर हम अगली क्लास में करेंगे। एक क्लास और लगेगी, अपने वाद्य यंत्र अपने कंप्लीट हो जाएंगे।